इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, इजेक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला एक्साइटेड स्टेट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक्सेप्ट करने वाला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो इसमें लाइक हमने एक जैसे डेफिनेशन पढ़ी हुई है फोटो सिस्टम। तो फोटो सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? फोटो सिस्टम के अंदर यकीनन जैसे ये थायलाइक वाइट की मेम्ब्रेन है, और इसमें जैसे ये PS2 और PS1 कॉम्प्लेक्स है। जैसे सनलाइट हिट करती है तो एक इस तरह से पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं जो प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ साथ उसके साथ एम्बेडेड होते हैं या उनके अंदर इनसर्कुलेट होते हैं। तो प्रोटीन प्लस पिगमेंट उसे कहेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, एंटीना कॉम्प्लेक्स, एंटीना मॉलिक्यूल्स। ये सारे जो है एंटीना मॉलिक्यूल्स हैं जो कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए प्लस प्रोटीन होते हैं, तो इसे हम कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्लस में जैसे आपको पता है कि एक रिएक्शन सेंटर भी है जिसके अंदर स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे इंजेक्ट होते हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो ये ऐसा जो यूनिट होगा उसे हम कहेंगे फोटो सिस्टम, PST, फोटो सिस्टम और PST। तो कल हमने ये भी पॉइंट्स जैसे पढ़ ली थी। प्लस में जैसे यकीनन इसे कंपोनेंट को हम कहेंगे ये फोटो सिस्टम ही कहेंगे। जैसे फोटो सिस्टम के अंदर जो हमने कल कंपोनेंट्स पढ़ेंगे इस हवाले से जैसे यकीनन आज थोड़ा बहुत इसके बारे में लाइट के बारे में जैसे डिस्कस करेंगे, हाउ किस तरह से ये लाइट ट्रैवल करती है। जैसे फोटॉन्स, जैसे पिगमेंट टू पिगमेंट मॉलिक्यूल, जैसे फोटॉन जैसे वेरियस शेड्स होते हैं, सिर्फ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नहीं होता है जैसे थायलाइक वाइट की मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी भी है, कैरोटीनॉइड्स है, वेरियस टाइप के पिगमेंट्स है, ज़ैनथोफिल है। तो ये डिफरेंट शेड्स की जैसे आपको नजर आ रही है कि वेरियस टाइप की पिगमेंट्स है। हर पिगमेंट इतनी बड़ा था कि जैसे एक वेवलेंथ, अलग वेवलेंथ की लाइट जैसे वो एब्जॉर्ब करेंगे, तो पिगमेंट टू पिगमेंट, पिगमेंट टू पिगमेंट ये मॉलिक्यूल होते हुए आखिर में रिएक्शन सेंटर के अंदर एक स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होगा। जैसे वहां से दो फोटॉन इस स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को हिट करेंगे, तो यहाँ से यकीनन इलेक्ट्रॉन का भी एक पेयर, और इसको इलेक्ट्रॉन के एक पेयर को जैसे एक्सेप्ट करने वाले होंगे उसे हम कहेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन सा होता है, यानी इस पूरे फिनोमेना के अंदर शुरू में आप जैसे देखें क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल PS2 एज वेल एज PS1 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डोनर है। जैसे आपको पता है ये फोटोसिंथेसिस रिडॉक्सिफिकेशन की मीनिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इसको गेन किए। इसी तरह से यही इलेक्ट्रॉन आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाएंगे, जिसकी एक सीरीज है आप स्टूडेंट्स होगी। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS2 से देन PQ के बाद देन साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, देन PC के बाद देन PS1 के बाद देन FP, फाइनली NADP रिड्यूस टू NADPH। आपने ये सीरीज जैसे Then a pigment is energized by light. जब भी कोई pigment energized by light है, जैसे सोलर एनर्जी जैसे पिगमेंट इसको एब्जॉर्ब करके रिजल्ट क्या होगा, इट रिलीजेस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एंटीना पिगमेंट कौन से, जैसे ये पिगमेंट मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल जैसे पहले कैरोटीनॉइड्स है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल ए है, वेरियस टाइप के पिगमेंट्स है। energize electron to a central reaction center। सेंट्रल रिएक्शन सेंटर के अंदर खास करके एक स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, वहाँ पे स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर इलेक्ट्रॉन्स आर पास टू द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आगे वही इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी ATP फॉर्मेशन में इनका रोल होगा, ATP फॉर्मेशन में रोल होगा। ये जैसे एक्सेसरी या इजाफी पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के साथ साथ, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीन है, ज़ैनथोफिल है, ये सारी पिगमेंट्स जो है यकीनन इस थायलाइक वाइट मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। तो ये पिगमेंट्स रेडियस से लाइट शेड्स जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह से जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है वो
फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट एब्जॉर्प्शन। शुरू में जैसे रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट एब्जॉर्प्शन, बिकॉज वहाँ से क्लोरोफिल के ही मॉलिक्यूल होता है, वहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन वहाँ से ग्राउंड स्टेट से आगे एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। जैसे हमारी बुक के अंदर भी इसके बारे में जैसे इक्वेशन है, यकीनन जिसमें बहुत ही सिंपल इक्वेशन पेज नंबर 80 पेज पे जाएगी। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज फॉर्म हो जाती है और इलेक्ट्रॉन जैसे उसमें रिलीज होती है। व्हेन क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट, इट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन विच आर यूज्ड टू सिंथेसाइज एटीपी। जो आगे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, एटीपी फॉर्मेशन में इनका किरदार होगा। आज ये हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंटली कि हाउ दे आर यूज्ड इन एटीपी फॉर्मेशन। इसी तरह से अपनी थोड़ी देर पर हमने पहले ही पढ़ा था कि डिफरेंट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भी है अलॉन्ग विथ अनदर भी, जो इस तरह से यकीनन और पिगमेंट मॉलिक्यूल है जो वेरियस शेड की जैसी लाइट्स है, जो वेवलेंथ अलग अलग वेवलेंथ लाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी प्रीवियसली। तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो लाइट एनर्जी का जैसे एक रोल या किरदार क्या होता है कि लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलाई ऑन द सिंगल पिगमेंट टू एब्जॉर्ब लाइट बट इंस्टेड बेनिफिट फ्रॉम द कंबाइंड एक्शन ऑफ मेनी, बहुत ही ज़्यादा जैसे ज़ैंथोफिल है, कैरोटीनॉइड है, क्लोरोफिल है, वेरियस टाइप के जो एंटीना पिगमेंट्स हैं उनसे भी जैसे लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। बिकॉज सोलर एनर्जी या सनलाइट है उसमें विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है, उसमें डिफरेंट वेवलेंथ की जैसे यकीनन जैसे डिफरेंट वेवलेंथ के फोटॉन तो आ रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स के पास जस्ट सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि क्लोरोफिल है, उसके अलावा भी है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ग्रुप इनटू फोटो सिस्टम दैट एब्जॉर्ब एंड फनल लाइट एनर्जी। फनल लाइट एनर्जी की मीनिंग होती है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो अल्टीमेटली जैसे फाइनली जैसे यकीनन क्लोरोफिल एक मालिक्यूल तक आनी है, डायरेक्टली क्लोरोफिल एक मालिक्यूल तक नहीं, बट ये जैसे फनल का मतलब होता है पहले ये कंपोनेंट्स इसे एब्जॉर्ब करेंगे और देन फाइनली रिएक्शन सेंटर के अंदर क्लोरोफिल ये मालिक्यूल होगा, वहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होगा। By grouping pigments, the individual's absorption spectrum together, the cell maximizes its light energy. इसी तरह से जो सोलर एनर्जी तो बहुत ज़्यादा आ रही है, सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, बट वही एनर्जी आगे डायरेक्टली जैसे क्लोरोफिल ये मालिक्यूल तक नहीं आ रही है, बट इन पिगमेंट से होती हुई मैक्सिमाइज करना है ताकि क्लोरोफिल एक जो जैसे रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2 है उसमें 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ है, वो एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन जैसे रिजेक्ट होते हैं। और PS1 के अंदर क्लोरोफिल ये मॉलिक्यूल है उसकी जो लाइक एनर्जी एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रम एनर्जी क्लोरोफिल ये मॉलिक्यूल दैट इज 700 नैनोमीटर, वो भी इसको एब्जॉर्ब करें देन इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट। तो ये डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी इस तरह से लाइट को रिसीव करते हैं। फोटो रिसेप्शन का काम है, फोटो रिसेप्शन का काम ये पिगमेंट्स करें, वेरियस टाइप के पिगमेंट्स करें, ठीक है, इनको जैसे रिसेप्शन का भी काम करें और आगे लाइट फाइनली जैसे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को दे दें, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को दे दें। व्हेन पिगमेंट इज एनर्जाइज्ड बाय लाइट इट रिलीजेस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, यानी आयोनाइजेशन की एनर्जी। जैसे रिएक्शन सेंटर के अंदर स्पेशल केयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है, वहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन्स जैसे इजेक्ट होते हैं और वहाँ पे एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। आगे डिटेल डिस्कस करते हैं। एंटीना पिगमेंट्स ट्रांसफर देयर एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल रिएक्शन सेंटर, जहाँ पे स्पेशल केयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है। From the reaction center, electrons are passed to the receptor molecule and further वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे और एटीपी मॉलिक्यूल। इसी तरह से एक्सेसरी पिगमेंट्स इजाफी पिगमेंट्स भी है जो लाइट को जैसे रिसीव करते हैं और फाइनली ये मॉलिक्यूल को देते हैं, ये पिगमेंट्स आगे ट्रांसफर करते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें बड़ी सी डिस्कस की थी। अब जैसे हम आएंगे नेक्स्ट हेडिंग में आएंगे कि व्हाट इज रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड व्हाट इज रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है और वाटर का। बिकॉज आपने कल इस इक्वेशन के हवाले से भी पढ़ा था 6CO2 + 12H2, 6CO2 + 12H4, यकीनन ये रिएक्टेंट्स है इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी और सनलाइट एंड क्लोरोफिल के बारे में और लाइट एनर्जी के बारे में थोड़ा डिस्कस किया है। और इसी तरह से हम देखेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फोटोसिंथेसिस का रोल या किरदार क्या है। लेकिन जैसे आपको पता है कि ग्लूकोज भी बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, इसमें लाइक कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन
वेरियस रेशो के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। तो सोर्स क्या है? कार्बन का, जैसे हमने पढ़ा था किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर आपको पता है कि बेसिक एलिमेंट जो है कार्बन होता है। बेसिक एलिमेंट कार्बन होता है, कोवेलेंटली बॉन्डेड विद द हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट्स एज अ कार्बन सोर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जितने भी ऑर्गेनिक आगे मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर कार्बन ही सोर्स होता है। यू नो वेरी वेल। इससे बड़ी और क्या सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंस होगी कि कार्बन इज वेरी नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ना फंक्शन जैसे कार्बोहाइड्रेट, इनमें से आगे और भी जैसे कंपाउंड बनेंगे तो उसके लिए यकीनन जैसे कार्बन की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है। ग्रीन प्लांट्स हो, कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ट्रैप करके उसमें फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, अदर कंपोनेंट्स भी बनाते हैं। वही कंपोनेंट्स जैसे एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम है, जिसमें ईटिंग एंड रीन ईटिंग प्रोसेस है, उसके जरिए वही कार्बन, वही जो मटेरियल अल्टीमेटली दूसरे ऑर्गेनिज्म तक भी आता रहता है। तो ग्रीन प्लांट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम की वजह से। ये सबसे पहले जैसे ग्रीन प्लांट्स या ऑटोट्रॉफी होते हैं, जो कार्बन को जैसे इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, और वही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आगे पूरी इंटायर इकोसिस्टम की चेन के अंदर दूसरे ऑर्गेनिज्म में उनके लिए भी ये कार्बन इसी तरह से जो बनता है फोटोसिंथेसिस। Plants therefore known as autotrophs because they use inorganic compounds for the synthesis of organic। कार्बन डाइऑक्साइड तो इनऑर्गेनिक है, इसमें से जैसे ये ग्लूकोज बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेंगे, ये ऑर्गेनिक है। ये ऑर्गेनिक है, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक को यूज करेंगे और उससे ये बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे इस्तेमाल होती है या यूटिलाइजेशन कहाँ पे? हमने इक्वेशन में जैसे पढ़ा था, आपको पता है CO2 इन द ये इनकॉर्पोरेट होती है डार्क रिएक्शन में या कैल्विन साइकिल में, कैल्विन रेंसन साइकिल में, जिसके रिजल्ट में जैसे ग्लूकोज बनती है। यकीनन ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो इनपुट होगी वो डार्क रिएक्शन होगी। कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज इन द डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसे कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। एयर के अंदर ये प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? यकीनन एयर के अंदर तो उसका एक परसेंटेज है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी परसेंटेज है। लैंड प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक में कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, बट जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है ये कार्बन का सोर्स यानी कहाँ से लेंगे? तो ये थोड़ी सी ग्राफिक पॉइंट्स है। डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर के अंदर डिजॉल्व है, बाई कार्बोनेट्स उनके अंदर भी कार्बन है, या कार्बोनेट्स होते हैं प्रेजेंट इन वाटर विच आर यूज्ड बाय एक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म्स एज अ कार्बन सोर्स। कार्बन सोर्स अल्टीमेटली सिंपल वर्ड्स में हम कहें कि कार्बन की सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस क्या होती है? कार्बन की सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ये है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कार्बन चाहिए, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की इम्पोर्टेंस है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो यकीनन आगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही ना होगा। इसके लिए रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड, और डेड प्लांट्स जो एटमॉस्फेयर में एयर से आ सकता है। वाटर का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, जैसे हमने H2O के बारे में पढ़ा था। खास तौर पे जिन्होंने जैसे पढ़ा है फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत, उनको पता है कि जैसे PS2 फोटोसिस्टम 2 होता है, इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होता है इसकी स्प्लिटिंग होती है जिसे कहते हैं फोटोलाइसिस कहते हैं। ये थाइलेक्वाइड है, ये थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है। थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन के अंदर जो PS2 होता है उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स होता है, इसका नेम होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है। ये वाटर को स्प्लिट करता है, स्प्लिट करने के अमल को कहेंगे फोटोलाइसिस। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाटर इज ब्रोकन डाउन, वाटर इज स्प्लिट इनटू इसमें जैसे प्रोटॉन्स में, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स में और ऑक्सीजन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जैसे ब्रेक होता है, इस अमल को कहेंगे फोटोलाइसिस। और ये क्यों जरूरी है, वाटर क्यों जरूरी है? बाय एक तो इसमें ऑक्सीजन जो रिलीज होगी वो वाटर से ही रिलीज होती है। हालांकि आपने रिएक्टर में दूसरा रिएक्टर कार्बन डाइऑक्साइड भी पढ़ा है, इसके अंदर भी O2 पढ़ा है, बट ये O2 इससे ऑक्सीजन नहीं बनेगी, जो बाई प्रोडक्ट के तौर पे फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो CO2 है O2 इस पार्ट से नहीं बनेगी। यकीनन ये जो वाटर का पार्ट है ऑक्सीजन, इसी में से जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो यकीनन रिलीज होगी बाई प्रोडक्ट के तौर पे, वो इस वाटर से स्प्लिट हो वाटर की होती है, जिसे कहते हैं फोटोलाइसिस।
ये PS2 के साथ एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है जो वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और ऑक्सीजन में। और हर एक कंपोनेंट की इसकी बहुत ही बड़ी सिग्निफिकेंस है, ना फकत इस वाटर से ऑक्सीजन बनता है बट ये जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा कि PS2 के अंदर स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ये मॉलिक्यूल था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो गए। अब यदि अब इसको री रिड्यूस करेगा, यही इलेक्ट्रॉन वाटर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को री रिड्यूस करेंगे, तो यानी इलेक्ट्रॉन की एक बहुत ही बड़ी सिग्निफिकेंस है। इलेक्ट्रॉन कौन से? जो वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन बने, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं, यही इलेक्ट्रॉन री रिड्यूस करेंगे किसको? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन भी बनेगी इस वाटर से, इसकी जैसे सिग्निफिकेंस है वो प्रोटॉन बनने का वजह से। प्रोटॉन जैसे थाइलिक्वाइड के ल्यूमन में प्रोटॉन एडिशन का जैसे वाटर स्प्लिट होता जाएगा, वाटर स्प्लिट होता जाएगा और अंत में जो है प्रोटॉन कंसंट्रेशन या प्रोटॉन ग्रेडियंट ज़्यादा होता जाएगा। जैसे वाटर स्प्लिट होता जाएगा प्रोटॉन कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती जाएगी। जब प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो इससे थाइलिक्वाइड के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नेम होता है एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स होता है, ये क्या करता है? जब यकीनन एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स में ये 3 प्रोटॉन जब इसमें पास होंगे तो उसके 3 प्रोटॉन की सूरत में, तो उसके रिजल्ट में एटीपी प्लस पी, उसकी एनर्जी से एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा। और ऐसे एटीपी मॉलिक्यूल बनने के अमल को हम कहते हैं जैसे फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब, फोटोफॉस्फोरिलेशन की हुई है और एटीपी फॉर्मेशन की हुई है बिकॉज इसमें जैसे वाटर स्प्लिट हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हुई है, प्रोटॉन बने और एटीपी बने। और भी जैसे एटीपी बनने की एक और भी चेन है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, हम वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। वहाँ पे भी जब प्रोटॉन ग्रेडियंट जब इसमें पास होंगे ह्यूमन ऑफ थाइलिक्वाइड के अंदर, वही प्रोटॉन जब एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के 3 के सेट में पास होते जाएंगे, एटीपी प्लस पी एटीपी बनता जाएगा। तो वाटर की एक बहुत ही बड़ी सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है फोटोसिंथेसिस के हवाले से कि वाटर की स्प्लिट से ही ऑक्सीजन बनेगी, वाटर की स्प्लिट से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को री रिड्यूस करेंगे। इसी तरह से जो प्रोटॉन बनेंगे वो प्रोटॉन ग्रेडियंट जब थाइलिक्वाइड ऑफ ह्यूमन में जब ये जमा हो जाएंगे तो एटीपी जरिए जब ये पास होंगे तो उनकी एनर्जी से एटीपी प्लस पी एटीपी मॉलिक्यूल फोटोफॉस्फोरिलेशन का अमल भी प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से ही बनता है। इस हवाले से एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया गया था कि वाकई जैसे ये ऑक्सीजन जो बन रही है फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले पार्ट से बन रही है वाटर वाले पार्ट से। तो एक एक्सपेरिमेंट भी है उसको डिस्कस करते हैं कुछ एनपीवी पॉइंट्स है। जैसे वाटर इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, वाटर एक्ट्स एज ए हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन डोनर इन फोटोसिंथेसिस। जैसे अभी हमने जैसे डिस्कस किया था कि जब वाटर की स्प्लिट होगी तो इलेक्ट्रॉन भी होगी, हाइड्रोजन डोनर भी होगी, हाइड्रोजन डोनर भी होगा एज वेल एज जैसे आपको बताया ऑक्सीजन भी होगी। It replaces the electron by p6 during photosynthesis। p6 कौन सा है? PS2। PS2 के जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक था उसमें जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुए इजेक्ट हुए तो उसको री रिड्यूस करने के जो अब इलेक्ट्रॉन आएंगे वो यकीनन वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से टू प्रोटॉन आर टेकन बाय NADP टू NADPH ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर। इसी तरह से यही इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से जो गए थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गए थे, ट्रांसपोर्ट चेन में फाइनली NADP इज रिड्यूस टू NADPH। वही बात हो रही आगे की बात है साइक्लिक नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, एक जैसे आप पढ़ेंगे एक साइक्लिक और दूसरी नॉन साइक्लिक। तो ये स्ट्रेट जिस तरह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट हुए फाइनली NADP इज रिड्यूस टू NADPH। वो बात होती है द रोल ऑफ वाटर इन द फोटोसिंथेसिस वाज सपोर्टेड बाय मोनिक। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि वाकई जैसे वाटर की स्प्लिट से ही तो नाश्ता करूँ कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट चाय कांटो वो नील एक्सपेरिमेंट चाय तो खड़े आना अथवा अंदर पे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसके हवाले से डिस्कस करते हैं। पहले जैसे एक हाइपोथेसिस ये थी 19 फर्स्ट टाइम जैसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स है, हेवी आइसोटोप्स है और ये ऑक्सीजन के हेवी आइसोटोप्स जो जिन्हें हमने थे वो 18 जो आइसोटोप्स हैं इनको जैसे वाटर के अंदर जैसे रिसर्च हाइड्रोबायोलॉजी है या वाटर की बायोलॉजी है उसके अंदर ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप 18 जो है भी यूज़ होता रहता है।
आइसोटोप का जैसे किसी भी लाइक आपको होता है मॉलिक्यूल को ट्रेस करना होता है कि ये मॉलिक्यूल आगे किन किन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहा है या आगे कहाँ जा रहा है, तो यकीनन उसको ट्रेस करने के लिए रेडियो एक्टिव लेबलिंग की जाती है, टैग किया जाता है, उसके साथ अटैच किए जाते हैं। उसके बाद जैसे ये जहाँ कहीं भी जैसे आइसोटोप्स जाते हैं तो किस किस मॉलिक्यूल के साथ कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं या रिलीज हो रहे हैं, वो सब पता चल सकता है रेडियो एक्टिव लेबलिंग के करने की मदद से। इसी तरह से बोन नील की हाइपोथेसिस वाज कंफर्म इन 1940 व्हेन द फर्स्ट टाइम जैसे एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप का पहला एक्सपेरिमेंट इस तरह से परफॉर्म किया गया, वाटर को टैग किया गया, वाटर के साथ जैसे H2O था, जैसे वाटर था, वाटर H2O है, उसके अंदर O18 यानी ये हेवी रेडियो आइसोटोप्स जैसे यकीनन आपको पता है कि लाइक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, अल्जी है, ग्रीन अल्जी है, जो फोटोसिंथेसिस की रिसर्च में जैसे ग्रीन अल्जी उनको एक इन्वायरमेंट दिया गया, सस्पेंशन रखी गई, सोलर एनर्जी दी गई, कार्बन डाइऑक्साइड दी गई, वाटर भी जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के जरिए लिए, तो उस कौन सा वाटर उनको दिया, वाटर दिया ये हेवी वाटर। उसके बाद देखा कि उनको जैसे लाइट भी मिली, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ग्रीन अल्गी के अंदर मौजूद है, तो उसमें ग्लूकोज या लाइक उसकी प्रोडक्ट बनी है, वाटर मॉलिक्यूल प्लस में यकीनन जो ऑक्सीजन बनी थी वो आइसोटोप वाली ऑक्सीजन थी, यानी ट्रेस हो गया कि यही जो आप वाटर वाला जैसे ऑक्सीजन था वही रिलीज हुआ है एज ए ऑक्सीजन। क्योंकि जो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें नेक्स्ट हमारे बुक में जैसे डिस्कशन है, इसको रेडियो एक्टिव लेवल किया था, कार्बन डाइऑक्साइड वाले जैसे O2 है इसको जैसे रेडियो एक्टिव लेवल किया गया। ये इससे पता चला कि ऑक्सीजन यहाँ से नहीं रिलीज ही नहीं, ये रेडियो हेवी रेडियो आइसोटोप है वो लाइक ऑक्सीजन उसमें वो नहीं, इससे ये बात साबित हुई कि वाटर के अंदर जैसे पढ़ा था जैसे वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन बनती है, इन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बाद ही कंफर्मेशन के बाद ही जैसे लाइक अब हम कह रहे हैं कि वाटर It's 7:49 ये a.m. एक्सपेरिमेंट था। तो किस तरह से कि इन एक्सपेरिमेंट वाटर वाज मेड हेवी रेडियो एक्टिव आइसोटोप था ऑक्सीजन का, और इसके साथ इसको लेबल किया, ऑक्सीजन इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाज फाउंड टू बी रेडियो एक्टिव। ऑक्सीजन जो थी वो फोटोसिंथेसिस के जरिए यकीनन इवॉल्व होगी, वो रेडियो एक्टिव थी। रेडियो एक्टिव का मतलब कौन सा, यानी वही वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन वाला जैसे O18 था वही पार्ट जैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है, इट वाज सेपरेटेड एंड आइडेंटिफाइड, ठीक है। इसी तरह से ये इस एक्सपेरिमेंट की जैसे इक्वेशन है, इसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन हमारे बुक में जैसे मौजूद है, तो उसमें रेडियो एक्टिव लेबलिंग किसको की गई, वाटर को नहीं किया गया इसमें। जैसे पहले एक्सपेरिमेंट में इस पार्ट को जैसे O18 के जरिए टैग किया या लेबल किया, अब जो है CO2 के अंदर जो ये O2 है उसको जो रेडियो एक्टिव लेबल 18 किया गया। अब ये यानी ये पार्ट ऑक्सीजन का जहां जहां भी आगे जाएगा तो हम उसको जैसे ट्रेस कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ऐसे जब देखा गया यकीनन ऑक्सीजन भी बनी, ऑक्सीजन भी बनी, ऑक्सीजन भी बनी, पर वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाला पार्ट नहीं था। यही कार्बन डाइऑक्साइड वाला पार्ट वो क्या बना, जैसे ये वाटर जो बना था, बाई प्रोडक्ट वाटर जो है हेवी वाटर बन गया, बट इसी तरह से वही पार्ट जो है इसी तरह से ग्लूकोज के पार्ट में आ गया। इसी वजह से आपको याद होगा कल जैसे हमने मॉर्निंग क्लास में पहली इक्वेशन पढ़ी थी कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर C पार्ट होता है, वो ग्लूकोज के अंदर यूज होता है। इसी तरह से O पार्ट है वो भी जैसे वो उस कार्बन डाइऑक्साइड का है, ये जो वाटर बनता है इसके अंदर O पार्ट भी कार्बन डाइऑक्साइड का आया। तो वो इस तरह से कंफर्मेशन हुई कि लाइक जैसे वाटर स्प्लिट होता है तो ही जैसे ऑक्सीजन बनती है, वाटर का ये पार्ट ऑक्सीजन का H2O है, यही O जो है ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज करता है। इसी तरह से रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस ये हुआ कि यानी जो ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होती है वो वाटर से ही रिलेटेड है। बाकी जैसे आपने इलेक्ट्रॉन की सिग्निफिकेंस भी पढ़ी और प्रोटॉन की भी सिग्निफिकेंस पढ़ी, प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा होता है जिसकी वजह से आगे ATP बनते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो वाटर के होंगे स्प्लिट होने के बाद ये री रिड्यूस किसको करेंगे, री रिड्यूस करेंगे क्लोरोफिल
ए मालिक्यूल को, कहाँ का क्लोरोफिल ए मालिक्यूल ऑफ द PS2, PS1 नहीं PS2 के, PS2 के क्लोरोफिल ए मालिक्यूल को री रिड्यूस करेंगे, प्लस में वाटर की स्प्लिट होने से ऑक्सीजन भी बनेगी। तो यानी वाटर के हर कंपोनेंट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस भी है। तो इस तरह से वॉन नील का एक्सपेरिमेंट साबित हुआ कि ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में जैसे प्रोड्यूस होती है, दैट कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, नॉट फ्रॉम ऑक्सीजन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, उससे नहीं। ठीक है ना, ये वाटर की स्प्लिटिंग का फिनोमेना है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये जो PS2 है, ये PS2 जैसे आपको पता है थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है, और ये वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो रही है किसमें, जैसे H2 हुआ ना, तो ये H अलग हुए, O अलग हुआ है, प्लस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन वापस किसको मिलेंगे, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को री रिड्यूस करने में मिलेंगे। और ये जैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट हाइलिक्वाइड के ह्यूमन में, हाइलिक्वाइड के ह्यूमन में जब आएगा तो एटीपी मॉलिक्यूल बनेगी, तो एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे। किस तरह से बनते हैं, जैसे एक यहाँ पे यकीनन आपको पता है कि PS2 जो होता है उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स होता है, इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नेम होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। सनलाइट PS2 और देन ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स की मदद से वाटर की स्प्लिट होती है ऑक्सीजन में, प्रोटॉन में, एज वेल एज इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे वो री रिड्यूस करेंगे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ऑफ द PS2 को। तो ये सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस होती है। तो ये प्रोटॉन आगे जाएंगे एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स में, और इनकी एनर्जी से ADP प्लस P से ATP मॉलिक्यूल बनेगा, और यही ATP मॉलिक्यूल आपको पता है केल्विन बेंसन साइकिल को ड्राइव करने के लिए। और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि शुरू में जैसे आपने देखा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जैसे इवॉल्व होते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2 इज थियोफाइटिन, देन PQ प्लास्टोक्विनिन, प्लास्टोक्विनिन ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल होते हैं, एक कैरियर मॉलिक्यूल से दूसरे कैरियर मॉलिक्यूल तक जाते हैं। देन साइटोक्रोम BF6, साइटोक्रोम BF6 के बाद PC के बाद PS1 के बाद PS1, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जैसे इजेक्ट होंगे तो FD फेरिडॉक्सिन जो है इसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। फेरिडॉक्सिन के बाद देन NADP to NADPH, the presence of NADP reductase enzyme, ये रिएक्शन NADP रिडक्टेज एंजाइम की मदद से होता है। जो भी जैसे It's 7:54 a.m. NADP रिडक्टेज एंजाइम, हाइलिक्वाइड की मेम्ब्रेन है, जस्ट मेम्ब्रेन नहीं है, उसमें PS2 भी है, PS1 भी है, PQ है, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स है, PC है जो ल्यूमिनल साइड पे होता है, और ये PS1 है, और ये एक और कॉम्प्लेक्स होता है इसका नेम NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स होता है, और एक ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये सारी It's जो है 7:54 थाइलिक्वाइड की a.m. मेम्ब्रेन के हवाले से। और थाइलिक्वाइड के बाहर क्या होता है आपको पता है, हमने क्लोरोप्लास्ट में पढ़ा है, बाहर का एनवायरनमेंट है थिक फ्लूइड वाला जिससे हम कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं। ये तो जस्ट एक मेम्ब्रेन बैग या सैक है, उसके हवाले से है। ये उसका ल्यूमन है, ये PS2 है, PS1 है, और ये NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है, NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है, और ये ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स है, और ये PS1 PQ है, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स है, PC है, और इस तरह से ये सारे कॉम्प्लेक्स थाइलिक्वाइड की मेम्ब्रेन के अंदर है। फास्फोलिपिड की 2 लेयर है, बट ये सारे कॉम्प्लेक्स इस थाइलिक्वाइड की मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है, थाइलिक्वाइड की मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद। जैसे ये अगेन जैसे फोटोसिंथेसिस की दोबारा से एक इलस्ट्रेशन है। जैसे ये थाइलिक्वाइड की मेम्ब्रेन है, थाइलिक्वाइड की मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, थाइलिक्वाइड की मेम्ब्रेन के अंदर PS2 है, जैसे दिस इज PS2, और ये जो है PS1 है, PS1। इसी तरह से ये जो है लाइक यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे तो पहले जैसे PQ है, PQ के बाद साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स है, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के बाद PC है, PC के बाद PS1 है, PS1 के बाद FD है, FD के बाद ये NADP रिडक्टेज एंजाइम है, इसकी मदद से NAD प्लस P इज NADP होता है। इसी तरह से एक और कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नेम है ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स है। जैसे आपको पता है कि वाटर की जो स्प्लिटिंग होती है PS2 के अंदर, तो उसमें जैसे प्रोटॉन प्रोड्यूस होते हैं, और प्रोटॉन ग्रेडियंट भी ल्यूमन के अंदर, थाइलिक्वाइड के ल्यूमन के अंदर बढ़ रहा है, प्लस में ये साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स है जो स्ट्रोमा से भी प्रोटॉन को कहाँ की तरफ ले आते हैं, किस तरफ ले आते हैं, ये भी जैसे थाइलिक्वाइड की ल्यूमन की तरफ ले आ रहे हैं। तो जब ये जैसे प्रोटॉन दो सोर्सेज हैं, एक वाटर की स्प्लिट की मदद से, नंबर 2 जैसे स्ट्रोमा से प्रोटॉन
साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स थाइलेकोइड के ल्यूमन में आएंगे तो यहाँ पे जैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा होगा। ग्रेडियंट की मीनिंग है कि यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन डेवलप हो गया, हायर कंसंट्रेशन, और स्ट्रोमा के अंदर जो है लोअर कंसंट्रेशन होगी। बट ये पास किससे होंगे? पास होंगे इस एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स के जरिए। फ्री प्रोटॉन जब पास होंगे तो उसकी एनर्जी से एटीपी प्लस पी एटीपी बनता है। इस अमल को हम कहेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन क्यों? वाई? बिकॉज ये जैसे यकीनन जैसे वाटर की स्प्लिट हुई है, ये भी लाइट एनर्जी की वजह से हुई है। तो हम कहेंगे कि ये जो प्रोटॉन जैसे लाइट एनर्जी की वजह से स्प्लिट हुए हैं और इसी की वजह से आगे एटीपी जनरेट हुए। तो एटीपी जनरेशन के इस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन। एंड दिस प्रोसेस इज रिजेंबल टू ऑस्मोसिस। तो कीमियो ऑस्मोसिस भी कहते हैं, मैकेनिज्म जो है कीमियो ऑस्मोसिस कहते हैं। कीमियो ऑस्मोटिक सिंथेसिस, आगे दोनों टर्म्स मौजूद हैं, डिस्कस करते हैं। उसके बाद यही एटीपी आपको पता है केल्विन साइकिल को ड्राइव करने के लिए यूज होते हैं, और यही एनएडीपीएच केल्विन साइकिल को ड्राइव करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट आते हैं, थोड़ी सी आज इंट्रोडक्शन लेंगे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरह से होता है, और देन जो है हमें फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, याद करने में आसानी होती है। मुश्किल काम इतना नहीं है, वेरी सिंपल काम है। पहले थोड़ी सी इसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ें कि है क्या। ठीक है, जैसे पहला स्टेप होता है एक्साइटेशन ऑफ फोटो सिस्टम बाय लाइट एनर्जी। जैसे आप इक्वेशन में पढ़ते हैं सोलर एनर्जी और सनलाइट। सनलाइट का रोल या किरदार क्या है, हालांकि हमने पढ़ा है, पर उसके बावजूद भी दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, एक दो बार देखते हैं, फिर जो है इवेंट्स होंगे वो याद करने में आसानी होती है। तो सबसे पहले फोटो सिस्टम आर ग्रुप ऑफ, तो इसके से जैसे लाइक जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि ज़ैंथोफिल है, कैरोटीनोइड्स हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये सारे जो अदर पिगमेंट्स है, पूरा ग्रुप होगा। उसे प्लस प्रोटीन भी है, रिएक्शन सेंटर है जिसके अंदर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड फोटो सिस्टम। इसे कलेक्टिवली हम फोटो सिस्टम कहेंगे। एम्बेडेड विद इन द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, तो आपको पता है कि ये कहाँ पे मौजूद है? फोटो सिस्टम 1 PS2 या PS1 थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर। जैसे PS1 P700, यहाँ पे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होगा, इसकी लाइट की एब्जॉर्प्शन 700 नैनोमीटर की है। यहाँ पे रिएक्शन सेंटर के अंदर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का स्पेशल जो पेयर होगा उसका जैसे P680 नैनोमीटर की तरह है। फोटो सिस्टम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मैक्सिमल एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ। जैसे PS1 या PS2 क्यों रखा गया ये नेम? बिकॉज उसके अंदर जैसे PS1 को 700 नैनोमीटर कहा गया, PS2 को 680, तो अभी हमने जैसे ये डिस्कस किया है। When photosystem absorbs light energy, delocalize electrons within the pigments and become energized or excited। तो यही लाइट एनर्जी का सबसे बड़ा रोल या इंपॉर्टेंट यही रोल होता है। जैसे सनलाइट, सोलर एनर्जी, लाइट पिगमेंट टू पिगमेंट, पिगमेंट टू पिगमेंट, इस तरह से लाइट एनर्जी ट्रेवल करती हुई, स्पेशली जब रिएक्शन सेंटर के अंदर एक स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होगा, वहां पे जाके एक पेयर ऑफ फोटॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल वहां पे जैसे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आता है। यही रोल होता है, मेन रोल होता है लाइट एनर्जी का। व्हेन फोटो सिस्टम एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी, डीलोकलाइज, इसकी वजह से डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी किसके अंदर? पिगमेंट के अंदर। कौन सा पिगमेंट? जैसे आखिर में जैसे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल becomes energized or excited, and these excited electrons are transferred to carrier molecules within the thylakoid membrane। carrier molecule कौन से हैं? जैसे ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जैसे शॉर्ट फॉर्म में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। PS2 का जैसे फियोफाइटिन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है। PS2 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसे फियोफाइटिन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन। देन PQ के बाद साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, ये साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स है। साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के बाद PC के बाद PS1 के बाद देन ये FD है, FD के बाद देन NADP इज रिड्यूस टू NADPH। तो ये चेन है, पूरी चेन है। आगे हम ये सारी चीजें डिस्कस करते ही जाएंगे, बट इनिशियली जैसे पहला लाइक टॉपिक और हेडिंग क्या है
कि एक्साइटेशन ऑफ फोटो सिस्टम बाय लाइट एनर्जी, यानी लाइट एनर्जी का मेन रोल या किरदार क्या होता है, जैसे लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं, तो ऐसे पिगमेंट टू पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हुए फाइनली रिएक्शन सेंटर के अंदर मेनी टाइम, जैसे हम यहाँ पे यही बात कर रहे हैं, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का एक पेयर होगा रिएक्शन सेंटर के अंदर, वहां से इलेक्ट्रॉन जैसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे एग्जैक्ट होंगे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, और वहां पे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल में जैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए उनको एक्सेप्ट करने वाला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा जिसका नेम होगा क्यू5। तो यही रोल है, फोटो सिस्टम एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे जो पिगमेंट्स के थे बिकम एनर्जाइज्ड और एक्साइटेड, और यही एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होंगे किसमें, थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में, और अल्टीमेटली जैसे एक लीनियर चेन जो होगी स्ट्रेट चेन होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, उसमें जैसे एनएडीपी इज रिड्यूस टू एनएडीपी होता है। इसी तरह से दूसरा जो स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी वाया विया एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दूसरा जो इवेंट होता है जैसे आपको पता है एटीपी की फॉर्मेशन होती है, तो एटीपी फॉर्मेशन कैसे होगी, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पीएस2 आर ट्रांसफर टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विद इन द थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। कौन सी वो चेन है, जैसे कई बार हम जैसे यहाँ रिपीट भी करते हैं, आपके पास इलस्ट्रेशन भी होंगे, लिखें अपनी राइटिंग में, और चेन के जो इवेंट्स हैं कैरियर मॉलिक्यूल की वो सीरीज में आपको याद करने, पीएस2 से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज क्यू5, देन पीक्यू के बाद साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स, देन पीसी के बाद देन पीएस1 को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला पीसी होता है। देन इसी तरह से पीएस1 में भी जैसे यकीनन जैसे इलेक्ट्रॉन उसको भी जैसे साइमल्टेनियसली, ऐसे नहीं है कि अलग अलग, लाइट एनर्जी तो साइमल्टेनियसली पीएस1 एज वेल एज पीएस2 को जैसे हिट कर रही है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन से इजेक्ट होते हैं, देन एफडी के बाद देन एनएडीपी इज रिड्यूस टू एनएडीपी। तो जैसे हम कहेंगे कि लाइक यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जिसान साहब है कि इनका रिस्पांस ले, पीएस2 के जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए थे उनको री रिड्यूस किसने किया था, टाइप करें कौन सा मॉलिक्यूल या कहां से वो री रिड्यूस हुए, उसका नेम टाइप करें, री रिड्यूस कौन करता है, पीएस2 को, वाटर मॉलिक्यूल। अगर आपसे पूछा जाए कि पीएस1 में भी ऐसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, इनको री रिड्यूस कौन करेगा, टाइप करें, री रिड्यूस करें, और री रिड्यूस कौन करता है, टाइप करें इसको, पीसी प्लास्टोसाइनिन ही इनको इलेक्ट्रॉन देता। बहुत ही अच्छी बात आपने, बहुत ही अच्छा, आपको पता है इसका मतलब, आपको पता है री रिड्यूस कर रहे हैं इसको, जैसे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हुए थे उसको अब जो फिल कर रहे हैं, इस होल को गैप को फिल कर रहे हैं, तो एक तरफ से वाटर मॉलिक्यूल है और दूसरी तरफ से यहाँ पे पीएस जैसे आ रहे हैं पीएस2 से वो इलेक्ट्रॉन, पीसी इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन। थैंक यू। तो इस तरह से एज द इलेक्ट्रॉन आर पास थ्रू द चेन, अब इससे इलेक्ट्रॉन जैसे पास होते हैं ना उसका रोल क्या है, जैसे हम कहते हैं हाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा रहे हैं और एनएडीपी रिड्यूस टू एनएडीपीएच, उसका रोल क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये आप थोड़ा सा सेंस इसको समझ लें, केमिस्ट्री के अंदर में भी आपने अच्छा समझाओ, बट हमारे यहाँ इतनी ज्यादा इनकी डिस्क्रिप्शन नहीं है। एज द इलेक्ट्रॉन्स आर पास थ्रू द चेन दे लूज एनर्जी विच इज यूज्ड टू ट्रांसलोकेट प्रोटॉन आयंस इनटू द थाइलेक्वाइड। एक इनका इस्तेमाल ये है, जैसे आपको पता है अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बाहर का एनवायरनमेंट क्या होता है, जैसे थाइलेक्वाइड के बाहर स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं ये साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स के जरिए देन कहाँ आएंगे, यकीनन ल्यूमन ऑफ द थाइलेक्वाइड के अंदर आएंगे, ल्यूमन ऑफ द थाइलेक्वाइड उसके अंदर ये आएंगे। एक तो जैसे आपको पता है कि वाटर के स्प्लिट होने से भी जैसे प्रोटॉन बनते हैं, और दूसरे प्रोटॉन कहाँ से आ रहे हैं, दूसरे प्रोटॉन आ रहे हैं स्ट्रोमा से थाइलेक्वाइड के अंदर आएंगे थ्रू साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स आएंगे। तो यही as the electron pass through the chain they lose energy which is used to translocate proton ions into the thylakoid. This build up the proton within the thylakoid creates an electrochemical gradient or proton motive force. इसी वजह से जैसे एक प्रोटॉन जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करें तो प्रोटॉन स्ट्रोमा से ल्यूमन की तरफ आ रहे हैं, प्लस में वाटर मॉलिक्यूल भी स्प्लिट हुआ है जिसकी वजह से भी ऐसे प्रोटॉन पैदा हुए हैं। ओवरऑल जिससे प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा होगा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन डेवलप हुई है किसके अंदर, इनसाइड द ल्यूमन ऑफ द थाइलेक्वाइड। प्रोटॉन मोटिव फोर्स पैदा हुई है, तो यकीनन एक यहाँ पे एक और कॉम्प्लेक्स होता है जिसे हम कहते हैं एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और इसमें जब 3 प्रोटॉन पास होंगे तो उसकी एनर्जी की वजह से एटीपी प्लस
पी इज एटीपी बनता है। तो इस एटीपी बनने के अमल को हम फास्फोरिलेशन कहते हैं और कीमियोस्मोसिस मैकेनिज्म। तो द प्रोटॉन आयंस रिटर्न टू द स्ट्रोमा, ये वापस इस स्ट्रोमा में होंगे किसके जरिए, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के जरिए और प्रोसेस कैसे रिटर्न होंगे, जैसे अभी हमने नोट किया था साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स के जरिए अंदर आए और इसी तरह से एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के जरिए फिर प्रोटॉन वापस स्ट्रोमा में गए। तो उस वक्त जो ये एनर्जी ये बनने की एटीपी एडीपी प्लस पी एटीपी, तो ये एनर्जी प्रोडक्शन होगी। सो प्रोटॉन ग्रेडियंट वाया द ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स से जरिए आएंगे। मैकेनिज्म इज कॉल्ड कीमियोस्मोसिस। एटीपी सिंथेस यूजेस द पैसेज ऑफ प्रोटॉन कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एटीपी। तो बार बार हम ये रिपीट भी कर रहे हैं, एडीपी प्लस पी एटीपी, एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा इन द स्ट्रोमल साइड, स्ट्रोमा साइड पे, थाइलेक्वाइड के अंदर एटीपी नहीं बनेंगे, स्ट्रोमा में एटीपी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन एज लाइट प्रोवाइड द इनिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। तो लाइट ने जैसे इनिशियल सोर्स, ये यकीनन जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन पास हुए, प्रोटॉन ल्यूमन के अंदर आए हैं और लाइट की वजह से वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिट हुई है, प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा हुआ है। तो ये सब लाइट की रिलेशन में ही हुआ है। तो हम इसे कहेंगे इनिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन द लाइट। न्यूली डी एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटो सिस्टम 2 आर टेकन बाय द फोटो सिस्टम 2। उसके बाद फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो फोटो सिस्टम 1 में जाते हैं, इसको री रिड्यूस वाटर मॉलिक्यूल करता है और इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन जैसे एफडी और इसको री रिड्यूस पीसी कर रहा है। इसी तरह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जारी रहता है। आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें एक दो किस्म के होते हैं, एक साइक्लिक फ्लो होता है, दूसरा होता है नॉन साइक्लिक, आगे चल के डिस्कस करें। बट इलेक्ट्रॉन का जैसे फ्लो का भी रोल हमने पढ़ा, या इलेक्ट्रॉन का रोल क्या होता है, जैसे आपने देखा है कि एक प्रोटॉन ग्रेडियंट एक पैदा करना होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा करें तो फिर एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये नंबर 2 जो फोटोसिंथेसिस के हवाले से था, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। जैसे पहले लाइट का रोल पढ़ा, अब हमने जैसे पढ़ा है कि एटीपी प्रोड्यूस होते हैं वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। इसी तरह से तीसरा और आखिरी जैसे हेडिंग हम पढ़ेंगे फिर आसानी से हम समझ जाएंगे ये सारी चीजें कि लाइक एक होती है नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन होती है और दूसरी होती है साइक्लिक फास्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक और साइक्लिक, नॉन साइक्लिक की मीनिंग है साइकिल की तरह नहीं, स्ट्रेट चेन हो, लीनियर हो। जैसे लीनियर चेन कैसे, जैसे ये PS2 है, स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे इजेक्ट हुए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देन PQ के बाद साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, देन PC के बाद PS1 के बाद इसका भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FD, देन NADP रिडक्टेज एंजाइम जो होता है वो भी थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में होता है, इसकी प्रेजेंस में NADP प्लस H इज NADPH मॉलिक्यूल बन रहा है। तो यानी जो इलेक्ट्रॉन PS2 से निकले थे अल्टीमेटली उनकी वजह से NADPH बना है और ये इनिशियल सोर्स में वापस नहीं गए, इनिशियल सोर्स में वापस नहीं गए। तो इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पाथवे क्या है, PS2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज PO510, देन PQ के बाद साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, देन PC के बाद PS1 FD NADP प्लस H इज NADPH। इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा जो है साइक्लिक जैसे होता है, साइक्लिक की मीनिंग इसमें एक फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होगा, दो नहीं एक फोटो सिस्टम। PS2 इन्वॉल्व नहीं होगा, PS2 इन्वॉल्व नहीं होगा। साइक्लिक लफ्ज की मीनिंग जैसे साइकिल और सर्कुलर डायरेक्शन। PS2 से जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, जैसे ये रिएक्शन सेंटर है उसके अंदर स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, सोलर एनर्जी सनलाइट हिट करती है पिगमेंट टू पिगमेंट एंड फाइनली स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट इज FD। जब साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तब साइक्लिक फास्फोरिलेशन। तो FD वापस से साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं और साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स जैसे आगे आपको पता है कि ये प्रोटॉन भी जैसे आगे थाइलेक्वाइड के ल्यूमन के अंदर प्रोवाइड करता है और जिसकी वजह से आगे जाके एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे, प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा होगा और एटीपी मॉलिक्यूल साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स से वापस PC के बाद देन आपको पता है PC डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन किसको, PS1 को। तो इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो एटीपी बनने का अमल होगा इसे कहेंगे साइक्लिक फास्फोरिलेशन है। द ट्रांसपोर्ट चेन प्रोड्यूसेस अ प्रोटॉन मोटिव फोर्स pumping the hydrogen ion across the membrane
and producing a concentration gradient that can be used to power ATP synthesis during chemiosmosis. Chemiosmosis process में इसमें हुआ क्या, PS1 प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FD साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, देन PC के बाद PS1 से इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुए थे और फाइनली PS1 तक ही वापस आए, तो इसे हम कहेंगे साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आखिरी जिस हेडिंग है नंबर 3, रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर तीसरा इंपॉर्टेंट इवेंट जैसे कौन सा होता है, वो होता है रिडक्शन ऑफ NADPH होता है एंड फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर होता है। पूरे फोटोसिंथेसिस की ये यानी ये थीम है। फिर तो चीजें याद करनी है, आसान है। फोटो सिस्टम का थीम या मकसद पहले था कि लाइट एनर्जी का रोल क्या, लाइट एनर्जी के रोल के बाद जैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, उसमें ATP कैसे बनता है, NADPH कैसे बनता है, और देन जैसे यकीनन हम पढ़ेंगे कि लाइक फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होगी। ये सारे लाइट रिएक्शन रिलेटेड हेडिंग है। फिर हम डार्क रिएक्शन और केल्विन साइकिल पढ़ेंगे, आसान हो जाएगा। इसी तरह से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटो सिस्टम 1 may be transferred to carrier molecule and used to reduce NADPH। जैसे फोटो सिस्टम 1 PS1 है, इससे जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन NAD एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन FD के पास है, FD के बाद देन यहाँ पे एक और एंजाइम होता है जिसका नेम होता है NADP रिडक्टिव एंजाइम, और इसके रिजल्ट में अल्टीमेटली NADP प्लस H इज NADPH। तो इस तरह से NADPH बनता है। This forms NADPH which is needed in conjunction with the ATP for the light independent reaction। कंजक्शन विद ATP की मीनिंग सिर्फ अगर NADPH होगा तो केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन ड्राइव नहीं होगा। NADPH भी चाहिए प्लस ATP चाहिए, दोनों की प्रेजेंस में केल्विन साइकिल ड्राइव होगा इन कंजक्शन विद ATP। यानी ATP प्लस NADPH दोनों होंगे तो आगे केल्विन साइकिल ड्राइव होगा। तो ये NADPH इस पैटर्न के तहत बनते हैं, वो बात हो रही है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन लॉस्ट फ्रॉम द फोटो सिस्टम 1 आर रिप्लेस्ड बाय de-energized electrons from PS2। इसी तरह से जो आपको पता है कि यहाँ पे भी ऐसे पैकेट्स ऑफ सनलाइट सोलर एनर्जी स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन हुए थे, उसको किसने री रिड्यूस किया, उसको री रिड्यूस किया है PC ने। जो PC ने कहाँ से लिए थे, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स से। इसने कहाँ से लिए थे, PQ से। PQ ने कहाँ से लिए थे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था क्यूफाइटन, और ये PS2 से ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुए थे। वही बात हो रही है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन लॉस फ्रॉम PS2 आर रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द वाटर बाय फोटोलाइसिस। यही दोनों पॉइंट्स, दोनों क्वेश्चन आपने पहले ही बताए थे, आपने ही बताए थे कि लाइक जैसे PS1 को री रिड्यूस कौन करता है, PC करता है, और PC के इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, PS2 से आए। इसी तरह से PS2 के अंदर स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल था, उनके इलेक्ट्रॉन जो रिजेक्ट हुए थे उनको किसने री रिड्यूस किया, उनको री रिड्यूस किया है वाटर मॉलिक्यूल ने फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की वजह से। ठीक है, तो वाटर स्प्लिट बाय लाइट एनर्जी इनटू प्रोटॉन, जो आगे कीमियोस्मोसिस और ATP में यूज होंगे, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होगी, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो री रिड्यूस करते हैं। किसको री रिड्यूस करते हैं, री रिड्यूस यकीनन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को कर रहे हैं। तो यानी ये 3 स्टेप्स अगर आपने समझे हैं, 3 स्टेप्स अगर आपने समझे हैं, तो फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। अगर ये 3 स्टेप्स नहीं समझे हैं तो आगे चीजें आसानी से लाइट रिएक्शन की नहीं समझ में आएंगी। दोबारा से हम देखते हैं कि 3 स्टेप कौन से हैं। 3 स्टेप, पहले स्टेप में एक्साइटेशन ऑफ फोटो सिस्टम बाय लाइट एनर्जी। एक्साइटेशन हुई है, जैसे आपको पता है कि पिगमेंट टू पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हुए आखिर में रिएक्शन सेंटर ऑफ PS फोटो सिस्टम चाहे 2 और 1 हो, उनके अंदर स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल होता है। वहां से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, और वहां पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS2 का भी है, PS1 का भी है, दोनों का है। इसी तरह से ये इनके नेम क्यों आए, वाई बिकॉज ऑफ जो फोटो सिस्टम हर एक होता है उसके अंदर क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल उसका एक स्पेशल पेयर होता है, वो एक स्पेसिफिक एक वेवलेंथ की एनर्जी होगी, सोलर एनर्जी, उसको एब्जॉर्ब करता है। P680 PS2 का, और इसी तरह से P700 PS1 की रिलेटेड है इसमें। और इसी तरह से यही जैसे व्हेन फोटोसिस्टम एब्जॉर्ब एनर्जी, तो इससे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। यही एक्साइटेशन ऑफ फोटोसिस्टम बाय लाइट एनर्जी का यही रोल था। आगे वो इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, जिसकी सीरीज और सीक्वेंस आपने पढ़ी। दूसरा स्टेप था प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो भी आपने नोट किया।
तो कैसे एटीपी बनता है, उसके बाद जैसे आपने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा, और इसके बाद नंबर 3 पॉइंट पढ़ी थी कि लाइक एनएडीपीएच कैसे बनता है। एक इसमें और भी हेडिंग है जिससे कहते हैं जेड स्कीम कहते हैं, आगे हमारे एनटीबी बुक में मौजूद है जेड स्कीम। व्हाट इज जेड स्कीम? जैसे हम जेड लेटर लिखते हैं ना, जेड लेटर लिखते हैं तो इस फॉर्म में लिखते हैं, तो इसी तरह से ये जेड स्कीम है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड स्कीम की तरह, जेड की तरह है। जैसे एक वर्टिकल बार है, डायगोनल बार है, और देन अगेन वर्टिकल बार होगा। इस पैटर्न के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, सो इट इज कॉल्ड जेड स्कीम। बिकॉज ये जो पीसी है, पीसी का जो लाइक लोकेशन या इसका जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स इनसाइड ऑफ द ल्यूमन, जैसे ये थाइलेक्वाइड के ल्यूमन के अंदर है, तो पीसी की जो लोकेशन है वो इनसाइड द जैसे ल्यूमिनल साइड पे है, ल्यूमिनल साइड पे। तो इस वजह से ये जो बार है यह पीसी और देन जो अगेन जो है वर्टिकल बार हो जाती है। इस स्कीम को हम कहते हैं जेड स्कीम कहते हैं। जेड स्कीम का मतलब है एनर्जी चेंजेस, जिसमें यकीनन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहे हैं, फोटो से मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द जेड स्कीम। फर्स्ट वर्टिकल बार, पहली वर्टिकल बार, सबसे पहले जैसे PS2 से जैसे इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होते हैं और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए, वहां भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थियोफाइटन था, तो ये फर्स्ट वर्टिकल बार। PS2 इलेक्ट्रॉन्स आर एनर्जाइज्ड बाय द लाइट एंड रिप्लेस्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल। और इनको रिप्लेस कौन करता है? जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन वाटर की स्प्लिट हुई तो यही इसको जो रिप्लेस करते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में चले गए, बट इनके जो रिप्लेसमेंट अब हुई है वो वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन को मिली। तो फर्स्ट वर्टिकल बार इसको शो करा है। डायगोनल बार, डायगोनल बार इससे कहते हैं, ये डायगोनल बार, इससे कहते हैं डायगोनल बार। जैसे आपको पता है थियोफाइटिन है, उसके बाद PQ है, PQ के बाद साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स है, देन PC है, PC के बाद ये PS1 तक आता है। तो ये डायगोनल बार है, डायगोनल बार। इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी एज दे पास थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड सिंथेसाइज ATP। सेकेंड वर्टिकल बार जो है वो क्या है? PS1 से, जैसे यकीनन PS1 से इसका भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा FD, तो ये जो है सेकेंड वर्टिकल बार है। फोटो सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन्स आर एनर्जाइज्ड बाय लाइट्स, और इसको आगे किसमें यूज टू रिड्यूस NADP। NADP को रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, NADP+H, NADPH, और ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, और ये एंजाइम भी इस थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में होता है। इसका नेम है NADP रिडक्टेज एंजाइम, NADP रिडक्टेज एंजाइम। इसकी प्रेजेंस में NADP+H NADPH बनता है। तो इस स्कीम को हम कहेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली स्कीम को हम कहेंगे जेड स्कीम, जेड लेटर की तरह। फर्स्ट वर्टिकल बार, डायगोनल बार, एंड देन सेकंड वर्टिकल बार इलेक्ट्रॉन की फ्लो की है, जस्ट इसे हम कहते हैं जेड स्कीम कहते हैं, जेड स्कीम। दिस इज कॉल्ड जेड स्कीम। और ओवरऑल जैसे पूरा, जैसे अभी आज के हवाले से जो हमने पढ़ा था कि जैसे सबसे पहले जो फोटॉन है हिट कर रहे हैं पिगमेंट टू पिगमेंट, पिगमेंट टू पिगमेंट, अल्टीमेटली PS2 के अंदर एक स्पेशल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो जो P680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। वहां से स्पेशल जैसे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो वहां पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुए, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जिसका नेम है थियोफाइटिन। थियोफाइटिन के बाद देन ये आया PQ में, PQ के बाद साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के बाद PC, PC के बाद देन PS1, PS1 जिसमें स्पेशल पेयर साइमल्टेनियसली दोनों, जैसे यहाँ पे भी पिगमेंट टू पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं P700 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का स्पेशल, वहां से भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट इज द FD, FD के बाद NADP इज रिड्यूस टू NADPH। तो ये एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है कि जैसे FD के बाद साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स से आगे प्रोटॉन जैसे अंदर पास होंगे, और जो आगे ATP बनाने में यूज होंगे या इस्तेमाल होंगे। तो इस तरह से ये साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो जो था ये नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अल्टीमेटली NADPH बना, जो आगे केल्विन साइकिल को ड्राइव करने में यूज होता है। ठीक है, इसी तरह से हम इससे जेड स्कीम कहते हैं। जेड स्कीम क्या होती है? जैसे ये जेड स्कीम है, फर्स्ट वर्टिकल बार, डायगोनल बार, एंड देन सेकंड वर्टिकल बार, दिस इज कॉल्ड जेड स्कीम। इसे हम कहेंगे जेड स्कीम कहेंगे। रोल ऑफ लाइट भी हमने डिस्कस किया है,
और ये सारी चीजें डिस्कस की हैं शाम की क्लास के अंदर। जैसे एनटीबी बुक की जो पॉइंट्स होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे और इस तरह से लाइट रिएक्शन की मैकेनिज्म को हम फाइनल करेंगे, उसके बाद डार्क रिएक्शन की तरफ आएंगे। टाइम है 2 मिनट का ना। एनटीबी बुक में पेज नंबर 82 पे है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, जिसकी ये बुक की रीडिंग या डिस्क्रिप्शन है। जो अभी हमने सारी चीजें पढ़ी वही सेम है। लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स कौन से हैं? जैसे आपको पता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, रिएक्शन सेंटर है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये 3 चीजें मिलकर फोटो सिस्टम बनाते हैं। जैसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर वेरियस टाइप की पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल के अलावा और पिगमेंट्स प्लस प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, जिसे हम कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। रिएक्शन सेंटर के अंदर क्या है? स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल अलॉन्ग विद प्रोटीन। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसका काम क्या होता है? जहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये 3 कंपोनेंट्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? फोटो सिस्टम बनाते हैं, PS2 PS1। एक्साइटेशन एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कीमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH। ये पूरा जैसे समरी है कि लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है। लाइट रिएक्शन के अंदर एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है और वाटर की स्प्लिटिंग भी होती है। NADP इज रिड्यूस टू NADPH है और ATP जनरेट होता है कीमियो ऑस्मोसिस फिनोमेना के जरिए। The flow of excited electron through an electron transport chain during the light reaction is two different types of flow। एक साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरा नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे आपको पता है, आपको पढ़ा है नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आफ्टर लीविंग ए पर्टिकुलर फोटो सिस्टम। कौन सा पर्टिकुलर फोटो सिस्टम? जहां से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जैसे निकले थे PS2 से निकले, अल्टीमेटली वो कहाँ गए? वही NADP को रिड्यूस किया, NADP प्लस H NADPH बना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, इनिशियल सोर्स यानी PS2 में वो वापस नहीं आए। सो आफ्टर लिविंग द पर्टिकुलर फोटो सिस्टम डू नॉट कम बैक। यानी जो PS2 से जो इलेक्ट्रॉन जैसे इजेक्ट हुए थे, रिलीज हुए थे, निकले थे, वो वापस से PS2 में नहीं आएंगे। These electron after losing energy are incorporated into another molecule। another molecule किस तरह से? वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देन एक सीरीज चेन है, एक के बाद दूसरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हुए फाइनली NADP is reduced to NADP। On the other hand, cyclic flow of electron, the excited electron after leaving a particular photosystem। कौन सा particular photosystem होगा? PS1 के बाद देन FD के बाद साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, देन PC के बाद देन वापस PS1 इनिशियल सोर्स में वापस आ जाएंगे। और इसी तरह से फाइनली द प्रोडक्शन ऑफ ATP, जो PS1 में ऐसा साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वजह से होता है कि एनर्जी प्रोडक्शन की जरूरत होती है, ATP की जरूरत होती है। तो हम ये होगा साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कभी ऐसे भी इनमें कुछ पॉइंट्स हैं कि जब अगर सनलाइट कम हो और ATP चाहिए तो ये साइक्लिक फ्लो ऑफ एनर्जी के जरिए भी ATP प्रोड्यूस करते हैं, साइक्लिक फ्लो ऑफ एनर्जी। वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से भी प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा होते हैं, ATP बनेंगे, प्लस साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मोर ATP जनरेट करने की एक मीन है, मैकेनिज्म है। दिस प्रोडक्शन ऑफ ATP ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड मैकेनिज्म जो होगी उससे हम कहेंगे कीमियोऑस्मोसिस। जो आगे 2 टाइप्स की फोटोफॉस्फोरिलेशन है, जैसे एक है साइक्लिक तो दूसरी नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक जैसे यकीनन हमने पढ़ा, इट इज प्रीडोमिनेट पाथवे ऑफ द लाइट रिएक्शन ऑफ द हायर प्लांट्स। जो रूटीन में इन दिस प्रोसेस बोथ सिस्टम PS1 एंड PS2 आर यूटिलाइज्ड एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स चेन्स आर इन्वॉल्व्ड। जो नॉन साइक्लिक है, जैसे आपने PS2 भी इन्वॉल्व है और इसमें जैसे PS2 से देन PS1 भी इन्वॉल्व है और देन जो NADP रिड्यूस टू NADPH, दोनों फोटो सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं नॉन साइक्लिक के अंदर। साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें एक फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, 1 फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, दैट इज द PS1। इसी तरह से when PS2 absorbs light, its excited electron after flowing through the electron transport chain are transferred to PS1। Similarly, the excited electron which are liberated from PS1 are finally accepted by वही इलेक्ट्रॉन कौन इसको एक्सेप्ट करेगा? NADP करेगा।
NADPH बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ NADP रिडक्टेज एंजाइम। दिस इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे हम कहेंगे नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन PS1 और देन FD के बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स PC के बाद वापस PS1 में। तो इसे हम कहते हैं साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें जैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट जैसे पैदा करना होता है, स्ट्रोमा से जो प्रोटॉन जो है ल्यूमन ऑफ थाइलिक्वाइड में ले आएंगे और इसकी वजह से फॉर कीमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ ATP के लिए ये फिनोमेना होता है साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ATP जनरेशन के लिए यूज होता है। इसी तरह से लाइट डिपेंडेंट फेज लाइट रिएक्शन, उसकी हेडिंग हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन बाय PS2 एंड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। When just two photons strike antenna complex of the PS2, एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें वेरियस पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ज़ैंथोफिल है, कैरोटिनॉइड्स हैं, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल ई है। ये सारे वेरियस टाइप के पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है जिसे हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स, जिसे हम कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। The two electrons become excited। वो टू इलेक्ट्रॉन कहाँ से, स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होगा जो रिएक्शन सेंटर के अंदर है, वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं और वहां पे उसको एक्सेप्ट करने वाला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा। मेनी टाइम हमने जैसे पढ़ा है। अल्टीमेटली द एब्जॉर्ब एनर्जी रीचेस द रिएक्शन सेंटर ऑफ द PS2 एंड causes the two electrons to be excited। यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और ये यहाँ से इसको लीव करेंगे। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कैप्चर्ड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द PS2, जिसका नेम क्या है, थियोफाइटन है, एंड लीव टू इलेक्ट्रॉन होल्स इन द फोटो सिस्टम बिहाइंड मेकिंग क्लोरोफिल ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब उसको री रिड्यूस कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकले यकीनन उसको री रिड्यूस वाटर मालिक्यूल की स्प्लिट से होता है। तो ये सारा फिनोमेना जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो फोटॉन्स पिगमेंट टू पिगमेंट स्पेशली देन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट इज अ थियोफाइटिन। और इसी तरह से हम कहेंगे कि लाइक ये एक्साइटेशन ऑफ जैसे इलेक्ट्रॉन हुई है लाइट एनर्जी की वजह से। उसके बाद जैसे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जैसे आपको पता है फोटोलाइसिस, फोटो लफ्ज की मीनिंग है लाइट, लाइसिस की मीनिंग होती है ब्रेक डाउन। जैसे PS2 के साथ एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स हो, OAC ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इसे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स की मीनिंग होती है कि काफी सारे प्रोटीन और अदर कंपोनेंट्स होते हैं जिसका काम होता है वाटर को ब्रेक करना। किसने ब्रेक करना, वाटर स्प्लिट करना किसमें, यकीनन वाटर स्प्लिट होगा प्रोटॉन ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स में। तो इस अमल को हम कहेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये प्रोसेस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हम कहेंगे फोटो स्प्लिटिंग, फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। The electron holes of photosystem must be filled so that the process of water splitting enzyme reaction can proceed. When water reacts with the oxidized state of the chlorophyll in the photosystem, it breaks to, किसमें ब्रेक होगा, टू प्रोटॉन एंड टू आयंस एंड हाफ O2। ये जैसे इक्वेशन है बैलेंस करने के लिए वाटर की स्प्लिट को जैसे बैलेंस करना, इस वजह से भी इस इक्वेशन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के फिनोमेना को इस इक्वेशन के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस द ब्रेकडाउन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज अ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। द इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम वाटर टू फिल द इलेक्ट्रॉन होल्स इन PS2। तो आपको पता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, जैसे आपको पता है कि जैसे ए मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुए थे उनको वापस जैसे उस होल को जैसे जाके फिल करेंगे, उसको री रिड्यूस करेंगे, यही इलेक्ट्रॉन वाटर। हमने मेनी टाइम ये जैसे पढ़ा है, मेनी टाइम पढ़ा है। इसके बाद 83 पेज पे इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम PS2 to PS1, एक्साइटेड एनर्जी इलेक्ट्रॉन विच हैव बीन रिलेटेड टू PS2 एंड आर कैप्चर्ड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कौन सा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, थियोफाइटिन होता है, PS2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। नाउ बिगिन टू फ्लो टू PS1, बट रास्ते में क्या होगा, PQ साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, PC और देन फाइनली PS1 थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट है, PQ साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, PC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। और इसी तरह से लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू द प्लास्टोकोइनिन और PQ के बाद देन साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स,
और देन साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स के बाद यकीनन पीसी और पीसी के बाद पीएस1 तक आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम पीएस2 टू पीएस1 ऐसे होगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हम लिपिड्स में भी हमने थोड़ा बहुत साइटोक्रोम के बारे में पढ़ा था, तो साइटोक्रोम का वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नॉट ओनली द इलेक्ट्रॉन कैरियर बट आल्सो एज अ प्रोटॉन पंप। आपको याद होगा हमने जैसे थाइलिक्वाइड की एक जैसे न्यूमन की बात की थी यहाँ पे, और थाइलिक्वाइड के बाहर यहाँ पे स्ट्रोमा भी है। तो स्ट्रोमा में जैसे प्रोटॉन होते हैं, ये इनको जो पंप करने का काम भी जैसे साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स का काम है। प्लस में इलेक्ट्रॉन कैरियर, जैसे इलेक्ट्रॉन कैरियर एक कंपोनेंट से दूसरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का भी पार्ट है, प्लस में प्रोटॉन पंप के तौर पे भी काम करता है प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ाने के लिए। दोनों काम वेरी इंपॉर्टेंट साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स। Electron flow through the cytochrome complex stimulates to pump the proton from the stroma to the thylakoid inner space। ये सब क्यों किया जाता है? ताकि एक प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा किया जाए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके अंदर भी साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स का इंपॉर्टेंट रोल है। प्लस में जैसे यकीनन जैसे साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स का ये भी काम होगा स्ट्रोमा से यकीनन थाइलाकोइड का अंदर ल्यूमन या स्पेस होता है उसके अंदर भी ले आएंगे। जैसे एक और इलस्ट्रेशन में जैसे ये साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स यहाँ से भी प्रोटॉन जो ल्यूमन तक ले आए, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का भी काम होता है इस साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स का। वेरी इंपॉर्टेंट रोल दोनों फंक्शन से साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स के। उसके बाद देन 83 पेज पे इन दिस वे द एनर्जी ऑफ फ्लो फ्रॉम flowing electron is transferred to gradient of protons in the thylakoid space। जैसे आपको पता है कि जैसे थाइलाकोइड का ल्यूमन होता है उसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा हुए। कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट ये पैदा हुआ है? एक वाटर की स्प्लिट की वजह से भी प्रोटॉन पैदा हुए, नंबर 2 साइटोक्रोम से भी जो प्रोटॉन अंदर की तरफ आए। अब ये प्रोटॉन जैसे किस में पास होंगे? एक और एंजाइम है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर जिसका नेम है एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। उसमें क्या होगा कि 3 प्रोटॉन पास जब होंगे उसकी इतनी एनर्जी होगी कि लाइक उसमें से एटीपी प्लस की एटीपी मॉलिक्यूल बनता है। Phosphorylation mechanism is called osmosis। The proton gradient activates the enzyme in the thylakoid membrane called ATP synthase complex। जब प्रोटॉन ग्रेडियंट या हायर कंसंट्रेशन बन जाएगी ये क्या करेंगे? इस एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे। रिजल्ट क्या होगी? और which not only move the proton back into the stroma but also catalyze the reaction which is the ADP plus P are combined to form ATP। इसका काम एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स का काम ये भी है कि लाइक इनको प्रोटॉन को वापस स्ट्रोमा में भेजे प्लस एटीपी भी बनाए। ये काम इस एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स का है। एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम का काम वापस प्रोटॉन को स्ट्रोमा में भेजना, नंबर 2 एटीपी भी जनरेट करना। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम PS2 to PS1। The whole mechanism which involves the flow of electron pumping proton and the generation of ATP by thylakoid is called the chemiosmosis। कौन सा प्रोसेस? Whole mechanism involves flow of electron pumping of proton and generation of ATP। जैसे आपको याद है हमने बार बार पढ़ा है कि जिस तरह से whole mechanism involves the flow of electron, जैसे PS2 से भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, जैसे देन PQ के बाद साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स, देन PC के बाद PS1, NADP रिडक्टिव है, FD है, और देन NADP इज रिड्यूस टू NADPH हुआ। और प्लस में आपने देखा साइटोक्रोम जो कॉम्प्लेक्स होता है ये स्ट्रोमा से जो प्रोटॉन पंप करता है ल्यूमन ऑफ थाइलाकोइड में आते हैं। प्लस में आपने देखा कि वाटर की स्प्लिटिंग भी हुई है जिसमें भी प्रोटॉन बने, और ये प्रोटॉन जो है एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के जरिए पास होंगे। और मैकेनिज्म क्या होगी? होल मैकेनिज्म इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन, flow of electron, pumping of proton and generation of ATP। flow of electron, pumping of proton and generation of ATP is called chemiosmosis। इस mechanism को हम कहेंगे chemiosmosis। flow of electron, pumping of proton and generation of ATP is called chemiosmosis। Generated by reaction will provide chemical energy for the synthesis of sugar during Calvin cycle। और you know very well ATP और NADPH दोनों Calvin cycle को ड्राने के लिए यूटिलाइज होंगे, इस्तेमाल होंगे। Energized electron after losing their energy move from cytochrome complex to plastocyanin and finally incorporated into PS1।
वो तो वही सेम बात है। फिर इलेक्ट्रॉन जैसे PS2 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन पीओ510 के बाद साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स, देन जो पीसी के बाद PS1 FD NADP इज रिड्यूस टू NAD। वही सेम है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 टू PS1। इस तरह से अगेन एक इलस्ट्रेशन में हम देखेंगे कि एक तो वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिट हुई है जिसकी वजह से प्रोटॉन बन गए। दूसरे प्रोटॉन कहाँ से, जैसे स्ट्रोमा से प्रोटॉन जो आ रहे हैं, स्ट्रोमा से प्रोटॉन आ रहे हैं किसके जरिए, साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स के जरिए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि एक प्रोटॉन जैसे वाटर की स्प्लिट और दूसरे प्रोटॉन स्ट्रोमा से आए, तो यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा हुआ है। 3 प्रोटॉन जब इसमें पास होंगे उसकी एनर्जी से एडीपी प्लस पी एटीपी बनेगा और यही एटीपी आगे केल्विन साइकिल को ड्राइव करने के लिए मिलेगा। बाकी हमने क्या देखा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 PS1, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे ये रिड्यूस करेंगे इस क्लोरोफिल ए को। इलेक्ट्रॉन जो जैसे आपको पता है ट्रांसपोर्ट चेन हुई है, तो यकीनन उसमें PO510 PQ साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स PCS1 FD NADP इज रिड्यूस टू NADP। एंजाइम NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है, इसकी प्रेजेंस में NADP प्लस H NADP बनता है। यकीनन इस ये भी एंजाइम इस थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ये सब थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन की इलस्ट्रेशन है। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है ये पूरी, उसका अंदर ये थाइलाकोइड का स्पेस है, ये फास्फोलिपिड की मेम्ब्रेन है। बट उसके साथ कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स है, PS2 है, PS1 है, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स है, NADP रिडक्टेज है, ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स है, और कैरियर मॉलिक्यूल है, PQ है, PC है, FD है, ये सारे कैरियर मॉलिक्यूल है। शाम को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सी यू।